हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग का जो टॉपिक होगा, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो कला और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के है। ये सभी जो प्रश्न जो आज की वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, वो एसएससी सीजीएल टीयर 1, सीजीएल के टीयर 1, जैसे आप जानते हैं कि इसमें टीयर 1 टीयर 2 भी होता है। तो ये जो प्रश्न है टीयर 1 2023 में पूछे गए मतलब एग्जाम्स के ये प्रश्न है। मतलब आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो कला संस्कृति होगा, और ये एसएससी सीजीएल 2023 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, है ना। ये हमारा ये वीडियो नंबर 1 है जो कि सीजीएल 2023 से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये हमारा जो वीडियो नंबर है वो 1 है, जिसमें कि हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। शेष क्वेश्चन को हम लोग वीडियो 2 पे देखेंगे। मतलब कला संस्कृति से, है ना, 2 वीडियो मिलेंगे आपको देखने को। एक अभी प्रेजेंट में वीडियो नंबर 1 चल रहा है, और जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं वो वीडियो नंबर 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार, ठीक है ना, पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। मतलब इसमें से कौन सा जो आर्टिस्ट है वो सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय, मतलब सितार के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, सितार वादक है वो। आप सरल भाषा में ऐसे समझिए। ऑप्शन ए विलायत खान, ऑप्शन 2 बहादुर खान, ऑप्शन 2 अमजद अली खान, ऑप्शन 3 बहादुर खान, और ऑप्शन 4 है वो अली अकबर खान है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए विलायत खान, ठीक है ना। विलायत खान का संबंध जो है ना वो सितार से है। ये जो विलायत खान का संबंध जो है ना वो सितार से है, ये सितार वादक है, ठीक है ना। चलिए, तो इनका संबंध सितार से है, ये देश के ये प्रमुख है, ये सितार वादक हैं। चलिए, बाकी जो शेष हैं थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अमजद अली खान, बहुत ही फेमस नाम, ये बहुत ही फेमस नाम, ठीक है ना। बहादुर खान और अली अकबर खान, ये तीनों का संबंध, मतलब अमजद अली खान का संबंध भी सरोद से है, ये देश के प्रमुख सरोद वादक। चलिए, बहादुर खान का भी संबंध सरोद से है, ठीक है ना, और अली अकबर खान का भी संबंध सरोद से है। तो इसमें केवल विलायत खान ही है जिनका संबंध जो है ना वो सितार से है। शेष जो 3 नाम है आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनका संबंध सरोद से है, ये सरोद वादक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब 1 का राइट आंसर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा जो होगा 1 का राइट आंसर 1 होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। सवाल क्या कर रहा है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और, है ना, के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। मतलब भरतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत के धार्मिक विषय हैं और ये आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को यह व्यक्त करता है? चलिए, चॉइस हमारे पास क्या क्या है, जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद और बौद्ध धर्म। देखिए, अगर आप भरतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानकारी आपको होगा कि भरतनाट्यम का जो शुरुआती जो रूप था ना, वो मंदिरों में जो देवदासियां होती थी उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता था, ये भरतनाट्यम का शुरुआती रूप था। इसका मतलब है कि भरतनाट्यम की जो शुरुआत हुई है वो देवदासियों द्वारा मंदिर में, है ना, देवताओं के सामने, देवताओं के समक्ष नृत्य करने से, मतलब इनका प्रारंभिक रूप, भरतनाट्यम का प्रारंभिक रूप जो है वो मंदिर से स्टार्ट हुआ है, पहले आप ऐसे समझें। और मंदिर में देवदासियों द्वारा ये नृत्य किया जाता था, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो मंदिर थे वो शैव मंदिर, ज्यादातर वो ना वो शैव मंदिर थे। नटराज, है ना, नटराज का आपने जो आपने प्रतिमा देखा होगा, तो जो नटराज में जो भगवान शिव का जो नृत्य है ना, उसको भरतनाट्यम से ही जोड़ा जाता है, उसका संबंध भरतनाट्यम से लिंक किया जाता है। इसका मतलब है कि ना जैन धर्म से है, ना सूफीवाद से है, ना बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। इसका सीधा सीधी संबंध शैव धर्म से है, यानी कि 2 का राइट आंसर हमारा जो होने वाला है वो 2 होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? देखिए, सवाल इतना आसान है, इतना आसान है कि आप इस पर थोड़ा सा आप अंदर से हंसेंगे भी। लेकिन इंग्लिश में जो सवाल ये लिख दिया ना, टाई ऑफ प्रोटेक्शन, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाल दिया है। अब आप ये सोचेंगे भाई टाई ऑफ प्रोटेक्शन क्या है? अरे देखिए, टाई का मतलब होता है बंधन, आप ऐसा समझिए, टाई का मतलब होता है बंधन, और प्रोटेक्शन का मतलब होता है रक्षा या सुरक्षा। अब आ जाइए,
थोड़ा सा अंग्रेजी की जानकारी आपको हमेशा एडवांटेज देगी। देखिए एग्जाम भी यही कहता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों इक्वल हैं, है ना, भाषा के तौर पर दोनों इक्वल है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश की एक्स्ट्रा जानकारी आपको एडवांटेज दे के ही जाती है। ये हिंदी में छपा हुआ क्वेश्चन है और उसमें लिखा गया है टाई ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि रक्षाबंधन का ही अंग्रेजी उसने लिख दिया टाई ऑफ प्रोटेक्शन। अब जो बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, अंग्रेजी को बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं, है ना, हालांकि उनका हिंदी ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजी में ज्यादा पकड़ उनका नहीं है, तो उनके लिए ये सवाल बनते बनते गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। इसका मतलब है कि टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? एकदम आसान है, इसका संबंध रक्षाबंधन से, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन नए स्टूडेंट के लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए, टाई ऑफ प्रोटेक्शन का संबंध किससे है? रक्षाबंधन से है। चलिए, तो 3 का आंसर हमारा जो होगा वो 1 होगा। सीधा सीधे टाई ऑफ प्रोटेक्शन, टाई का मतलब होता है बंधन, प्रोटेक्शन का मतलब रक्षा सुरक्षा, तो ये है रक्षाबंधन। मतलब रक्षाबंधन का अंग्रेजी कहें तो उसका इंग्लिश हो गया टाई ऑफ प्रोटेक्शन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। करेक्ट, मृच्छकटिका। मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चलिए ऑप्शन है अमर सिन्हा, शूद्रक, कालिदास और भास। ये 4 महान राइटर हैं अपने अपने काल के। तो मृच्छकटिका जो संस्कृत एक शब्द है और इसका जो अगर हिंदी रूपांतरण कहा जाए तो इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी का खिलौना, इसका मतलब अर्थ क्या है? मृच्छकटिका का अर्थ क्या है? मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की छोटी सी गाड़ी को हम लोग कहते हैं मृच्छकटिका। और ये एक समझिए कि संस्कृत नाटक का एक बहुत ही एक फेमस किताब है मृच्छकटिका, जिसको लिखे शूद्रक ने। यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होने वाला है वो 2 होने वाला है। मृच्छकटिका का जो ऑथर है वो शूद्रक है। चलिए नंबर आते हैं नंबर 5 में। करके अल्लारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? देखिए अल्लारिप्पू, एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। करके अल्लारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? मतलब किस नृत्य का है ना रूप है अल्लारिप्पू? कथकली ऑप्शन, भरतनाट्यम नंबर 2, ओडिसी नंबर 3 और आपका जो है वो क्या कहते हैं नंबर आपका 4 है कथक। अब इसमें पूछ रहा है सवाल कि अल्लारिप्पू जो है इसका संबंध किस नृत्य से है? तो जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अल्लारिप्पू का संबंध जो है ना ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम का जो भरतनाट्यम डांस का जो पहला जो चरण है, आप ऐसा समझिए, भरतनाट्यम डांस का जो पहला चरण है ये अल्लारिप्पू होता है। मतलब अल्लारिप्पू जो है ना वो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट पीस ऑफ डांस है भरतनाट्यम से। यानी कि अगर कोई भरतनाट्यम डांसर है तो अपने स्टार्ट कहां से करेगा, है ना, अपने स्टार्ट करेगा अल्लारिप्पू से। अल्लारिप्पू क्या है? ए पीस ऑफ डांस फॉर्म। ए पीस ऑफ मतलब आप ऐसा समझिए कि डांस का ये प्राथमिक चरण है, सबसे शुरुआती चरण है। ए पीस ऑफ डांस है और ये डांस का नाम है भरतनाट्यम। अल्लारिप्पू के अलावा और क्या क्या है ना जो आगे के स्टेज है? जैसे कि देखिए भरतनाट्यम को बांटा गया है। पहला जो उसका स्टेज है वो है अल्लारिप्पू, है ना, पहला जो स्टेज है उसका नाम है अल्लारिप्पू। जो दूसरा स्टेज है उसका नाम है जाति स्वरम। ये सब स्टेज है ना, उस डांस का स्टेज है कि सबसे पहले इसमें अल्लारिप्पू होता है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो अपने ईश्वर अपने गुरु का सम्मान करते हैं और ये स्टार्टिंग है अल्लारिप्पू जो स्टार्टिंग है। इसके बाद आता है जाति स्वरम। ये सब स्टेप है, ये सब क्या है? ये सब स्टेप्स ऑफ भरतनाट्यम है। ये सब स्टेप्स ऑफ भरतनाट्यम है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आता है अल्लारिप्पू, इसके बाद आता है जाति स्वरम, इसके बाद आता है शब्दम, तीसरा नंबर पर है शब्दम और जो चौथा नंबर है आपका है वो वर्णम है। तो ये सारे क्या है? ये सारे स्टेप हैं और इन सभी स्टेप का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 का हमारा राइट आंसर जो होने वाला है वो 2 होने वाला है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 में। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? बहुत ही फेमस ये गरबा नृत्य है और ये बहुत इजी नेचर का सवाल है, ठीक है ना। ये सीजीएल में जरूर पूछा गया है लेकिन आप इसको टफ कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। गरबा जो होता है वो नवरात्रि के दौरान होता है। गरबा जो होता है नवरात्रि के दौरान होता है। तो इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं आगे के बारे में बात करते हैं। कह रहे क्या? पाणिनि का अष्टाध्यायी पाणिनि का अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है।
है ना, वो किस मैटर पर लिखा गया है, अष्टाध्यायी जो है वो किस मैटर पर लिखा गया है। तो पाणिनि बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे ये, मतलब समझिए कि इसके बारे में तो अभी पूरी तरह से नोन हमारे पास डिटेल नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े विद्वान थे पाणिनि। ये फिलोलॉजिस्ट थे, संस्कृत के मामलों में ये भाषाविद थे। तो चलिए, जाहिर सी बात है कि इनका संबंध संस्कृत मतलब ग्रामेरियन से है। पाणिनि ही वाज ए संस्कृत ग्रामेरियन। तो चलिए पहले पाणिनि के बारे में जान लेते हैं। तो उनका किताब भी उसी मैटर पर होगा। तो ये संस्कृत ग्रामेरियन थे, ठीक है ना। पाणिनि जो थे वो संस्कृत व्याकरणाचार्य थे। चलिए, इसका जाहिर सी मतलब है कि इसका मौर्य प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, वैदिक शास्त्र वैद शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, गुप्त काल में प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है संस्कृत व्याकरण से, यानी कि 7 का राइट आंसर हमारा 2 होना चाहिए। आइए नंबर 8 में करते हैं बात। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है ना। कौन निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है, मतलब इसमें से किस व्यक्ति का संबंध जो है ना वो सुरबहार नामक यंत्र से है, ठीक है ना। ये सारे वाद्य यंत्र हैं, आपको नया नया चीज मिलेगा वाद्य यंत्र के रूप में। तो सुरबहार भी है ना एक वाद्य यंत्र है, और इसमें से सवाल पूछा गया है कि किसका संबंध जो है ना वो सुरबहार वाद्य यंत्र से है। चलिए, ऑप्शन ए में है शिव कुमार शर्मा, अन्नपूर्णा देवी, शरण रानी और भजन सुपारी। चलिए, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। CHSL में ये पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। तो जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वादक हैं। ये CHSL 2023 में पूछा गया है कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, तो ये संतूर वादक है। चलिए, शरण रानी जो है ये सरोद वादक है। ये देश की प्रथम है ना वुमेन, फर्स्ट वुमेन ये सरोद प्लेयर है ना, इसको कह सकते हैं फर्स्ट वुमेन है ना सरोद प्लेयर। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने सरोद को बजाया था, आप ऐसा समझिए। तो इसका मतलब है कि शरण रानी का संबंध जो है ना वो सरोद से है। चलिए, भजन सुपारी का संबंध जो है ना संतूर से है। ये सब वाद्य यंत्र हैं और ज्यादातर सवाल अब इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। ये संतूर वादक हैं, भजन सुपारी जो है संतूर वादक है। अब एक ही नाम बच गया, अन्नपूर्णा देवी, और अन्नपूर्णा देवी का संबंध जो है ना वो किससे, सुरबहार से है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किसे, सुरबहार से है। यानी कि 8 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 8 का राइट आंसर 2 होना चाहिए। आइए 9 नंबर में, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित होता है। अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित होता है। चलिए, नाम अंबुबाची मेला है और ये किस मंदिर में आयोजित होता है पूछा गया है। भुवनेश्वरी मंदिर, कामाख्या मंदिर, बिलेश्वर मंदिर और दक्षिणेश्वर काल मंदिर। इसका राइट आंसर होना चाहिए कामाख्या मंदिर, ठीक है ना। ये असम में जो गुवाहाटी में कामाख्या है, इसी मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है ना। ये मतलब कि आप ऐसा समझिए कि ये मानसून जो सेशन होता है ना, उसको आप कह सकते हैं जुलाई अगस्त के फेज में ये लगता है, ठीक है ना। ये मतलब कि मानसून पीरियड में ये लगने वाला मेला होता है, मानसून है ना, ये मानसून के दौरान ये लगने वाला मेला होता है। मेला इतना महत्वपूर्ण है कि इसको उत्तर भारत का है ना, इसको उत्तर पूर्वी भारत का है ना, इसको उत्तर पूर्व भारत का है ना कुंभ का मेला का दर्जा दिया गया है। उत्तर पूर्व भारत का ये कुंभ का मेला है ना, कुंभ का मेला का इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर के प्रांगण में लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि 9 का आंसर जो हमारा होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते करें कि बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बाणगंगा उत्सव, ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर। देखिए, जो बाणगंगा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है, ठीक है ना। बाणगंगा उत्सव एक बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है और ये मनाया जाता है मुंबई में। ये मुंबई में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर 1 होना चाहिए। एक्चुअली बाणगंगा उत्सव एक बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है ना। ये मनाया कहाँ जाता है, देखिए ये मुंबई में एक मंदिर है जिसका नाम है बालेश्वर मंदिर, ठीक है ना। ये बालेश्वर मंदिर है ना के परिसर में ठीक है ना। चलिए, है ना, एक बाणगंगा टैंक है, एक बाणगंगा है ना नाम है उसका, बाणगंगा टैंक है। यहीं पर ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। यहीं पर ये उत्सव मनाया जाता है, बाणगंगा टैंक में है ना ये उत्सव मनाया जाता है ना। और ये बाणगंगा टैंक है कहाँ, तो बालेश्वर मंदिर के परिसर में है, हम ऐसे समझ ले इसको, ठीक है ना। ये बालेश्वर मंदिर है कहाँ, तो बालेश्वर शिव का मंदिर है और ये मुंबई में स्थित है। उसके परिसर में बाणगंगा टैंक है जहां पर ये उत्सव मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष के जनवरी महीना में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो मनाने का जो मास है वो जनवरी महीना है,
जनवरी महीना में मनाया जाता है। बस ये हमें बस याद रखना है। चलिए, तो हमारा आंसर जो राइट आंसर होगा 10 का राइट आंसर हमारा 1 होगा। चलिए हम आते हैं 11 नंबर में। करके पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले, है ना, ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या है? यानी कि करके कि फर्स्ट वो कौन सा वो उड़ीसा के नर्तक या नर्तकी थे जिन्होंने ओडिसी डांस में पदक विभूषण प्राप्त किया। चलिए, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्रा। देखिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो केलुचरण महापात्रा होना चाहिए। ये फर्स्ट ना ओडिसी डांस, ओडिशा के डांस मतलब ओडिशा के थे ही, महापात्रा वहीं पर सरनेम लगता है। उड़ीसा के लोग महापात्रा सरनेम लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो केलुचरण जो महापात्रा थे, ये ओडिसी जो डांस है ना, जो हम लोग बहुत सारे शास्त्रीय संगीत डांस है जैसे कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, ये सारे डांस में तो केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे? तो ओडिसी डांस से है, ठीक है ना। ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। वैसे देखिए, वैसे ओडिशा जो ओडिसी डांस के फादर किसको माना जाता है ना? फादर ऑफ, एक एक्स्ट्रा आप नॉलेज लीजिए, फादर ऑफ, ठीक है ना। इस ओडिसी डांस का, है ना, ओडिसी डांस के पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ओडिसी डांस है हमारे गुरु पंकज चरण दास, है ना। पंकज चरण दास को आप ऐसे समझिए, पंकज चरण दास को, ठीक है ना, ये माना जाता है कि ये ओडिसी डांस के पितामह हैं, ठीक है ना। ओडिसी डांस शुरू करने वाले जो थे वो पंकज चरण दास हैं। चलिए, हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा वो 11 का राइट आंसर 4 होगा। चलिए हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है क्या? कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है? एक कुम्मी एक लोक नृत्य है, ठीक है ना। और ये किस राज्य में किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। ये जो डांस है ये तमिलनाडु, है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अलावा, है ना, ये केरल में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु के अलावा तमिलनाडु एवं केरल में, है ना, कुम्मी लोक नृत्य किया जाता है। बस आप ऐसा समझिए। ऑप्शन में यहाँ पर केरल नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के अलावा केरल भी एक स्टेट है जहां पर कुम्मी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए, तो ये फोक डांस है कुम्मी, है ना, जो कि तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी लोकप्रिय है। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 12 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। करके हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? किस राज्य का संबंध हेमिस महोत्सव से है? हेमिस महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। सीधे आंसर पर मैं बात करता हूं। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर नहीं होगा, असम नहीं होगा, लक्षद्वीप नहीं होगा। हेमिस महोत्सव जो है वो हेमिस मठ में, है ना। लद्दाख में एक जगह का नाम है हेमिस मठ, आप ऐसा समझिए, हेमिस मठ है, ठीक है ना। इसी मठ में, है ना, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। ये 2 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। ये 2 दिन तक महोत्सव चलता है, ठीक है ना। चलिए, और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? थोड़ा सा इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। चलिए, ये जो महोत्सव है ये तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक, थोड़ा सा देख लेते हैं किसके याद में मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म, ठीक है ना, के संस्थापक, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है ना, संत पद्म, है ना, संभव, संत पद्म, है ना, संभव, आप ऐसे समझिए कि, है ना, के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, ठीक है ना, मनाया जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। लद्दाख के हेमिस मठ में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। ओके, ये महोत्सव 2 दिनों तक चलता है, हमें ये भी याद रखना है ना। और ये मनाया जाता है किसके जन्म? ये मनाया जाता है तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्म संभवम, है ना, इसको हमको याद रखना है। संत पद्म संभव के जन्म पर यह मनाया जाता है और ये जून महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना। यह महोत्सव, है ना, जून महीने में मनाया जाता है। जून महीने में मनाया जाता है। ये समझिए कि जो बौद्ध हैं, जो तिब्बती बौद्ध हैं, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, ठीक है ना। और ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। आइए बात को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए
करे क्या, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम बताइए, इसमें से कौन सा चीज आप ऐसा समझिए ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे और पवित्र गुरुवार। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ईस्टर होना चाहिए, है ना। इसका राइट आंसर ईस्टर होना चाहिए। देखिए ईस्टर के बारे में क्या मान्यता है कि जब ईसा मसीह को जब फांसी पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, सॉरी फांसी करे, सूली पर जब चढ़ाया गया तो 3 दिन के बाद ईसा मसीह जग पड़े, ठीक है ना, वो जी उठा, है ना। वो ईसा मसीह के बारे में कहा गया वो जी उठा, बहुत फेमस लाइन है, वो जी उठा, ये ईसा मसीह के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। तो ये 3 दिन के बाद मतलब ऐसा मान्यता है कि 3 दिन के बाद ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। इसी के उपलक्ष्य में ना ईस्टर मनाया जाता है, जो कि वर्ष के मार्च या अप्रैल मंथ में यह पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो ईस्टर होता है, ईस्टर का संबंध जीसस क्राइस्ट के पुनर्जन्म से है। चलिए क्रिसमस का संबंध किससे है, तो ईसा मसीह के जन्म से है, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म से है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म से जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन ईसा मसीह जो है वो, है ना, मरियम, इनकी माँ जो थी मरियम, है ना, और यूसुफ के घर जन्म लिए थे, है ना। यूसुफ, पिता का नाम यूसुफ था, माँ का नाम मरियम था, के घर जन्म लिए थे। अच्छा, इनका जो जन्म स्थान कहाँ था, तो बेथलहम, ठीक है ना, घर जन्म लिए थे। अच्छा, अब इनका जो जन्म स्थान था, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। ईसा मसीह का जो जन्म स्थान क्या है, ईसा मसीह का, है ना, जो जन्म स्थान है ना, वो बेथलेहम है ना, वो नाम है बेथलेहम। चलिए गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए इसी दिन, गुड फ्राइडे के दिन ही, मतलब आप ऐसा समझ कि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनता है, लोग जाकर के चर्च में प्रेयर करते हैं, ठीक है ना। तो गुड फ्राइडे का संबंध किसका है, किससे है, तो ईसा मसीह का सूली, है ना, ईसा मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना, है ना, इससे संबंध रखता है। तो गुड फ्राइडे किस अवसर पर मनाया जाता है, तो ईसा मसीह, है ना, इसी दिन ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे, ठीक है ना। तो ईसा मसीह के सूली पर चढ़ना इसका संबंध है ना गुड फ्राइडे से है। और पवित्र गुरुवार क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पवित्र गुरुवार ये मनाया जाता है जब ईसा मसीह ने अपना अंतिम भोजन किया था, यानी कि पवित्र गुरुवार का संबंध किससे है, तो ईसा मसीह के, है ना, लास्ट सपर से है, अंतिम भोजन, ईसा मसीह, है ना, के अंतिम भोजन से संबंध है। अब ये क्रिश्चियनिटी की बात है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को जानिए। एक बार फिर से, क्रिसमस का संबंध किससे है, ईसा मसीह के जन्म से है। ईस्टर का संबंध उनके पुनर्जन्म से है, जब वो 3 दिन के बाद फिर से जी उठे थे। गुड फ्राइडे का संबंध किससे है, तो ईसा मसीह इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। और पवित्र गुरुवार का संबंध किससे है, तो ईसा मसीह के अंतिम भोजन से है। तो पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि 14 का राइट आंसर 2 होना चाहिए, 14 का राइट आंसर 2 होना चाहिए। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर 15 में करे क्या, चंगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड और झारखंड। तो इसका संबंध जो है ना, ये नागालैंड का ये फोक डांस है ये नागालैंड से संबंध रखता है, यानी कि 15 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। आइए नंबर हम लोग 16 में आते हैं। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है। चलिए अब हमें युग में देखना है कि कौन सा युग में गलत है। एन राजम वायलिन, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित रविशंकर सितार और पंडित राम नारायण सरोद। देखिए ये लाइन हमारा सही है। एन राजम का संबंध वायलिन से है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। चलिए पंडित रविशंकर, इनको कहा जाता है सितार मैस्ट्रो, ठीक है ना, सितार वादक थे ये। लेकिन राम नारायण सरोद नहीं थे, ये सरोद से संबंध नहीं रखते थे, ठीक है ना, इनका संबंध सारंगी से था, ये सारंगी वादक थे, ठीक है ना। ये सितार, ये सरोद वादक नहीं थे, ये सारंगी वादक थे। इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा 4 होने वाला है। आइएगा 17 में करें कि किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र,
अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। किस दिन, है ना, ये तीनों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए रिपब्लिक डे होना चाहिए, गणतंत्र दिवस होना चाहिए। ये सारे जितने चीज दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सारे 26 जनवरी को, है ना, दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका संबंध गणतंत्र दिवस से है, यानी कि 17 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 18 में। करे क्या? संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिवमणि का संबंध फेमस, ये शिवमणि है ना, ये ड्रम प्लेयर हैं, ठीक है ना, ये ड्रम से इनका संबंध है, ठीक है ना। 18 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। ये जो शिवमणि हैं ये IPL 2008 और 2010, है ना, कि IPL टूर्नामेंट में इन्होंने ड्रम का भी प्रदर्शन किया था, ड्रम इन्होंने बजाया था, ठीक है ना। ये 2008 और 2010 की IPL चैंपियनशिप में, ठीक है ना, इन्होंने ड्रम परफॉर्मेंस किया था, चैंपियनशिप में इन्होंने ड्रम को बजाया था, ठीक है ना। और इनका संबंध जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स से है ना। इनका ये किस फ्रेंचाइजी से संबंध रखते थे? तो CSK से। तो चलिए ठीक है, शिवमणि का संबंध किससे? ड्रम से है, यानी कि 18 का राइट आंसर हमारा 2 होना चाहिए। चलिए 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में करें, बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और कुचिपुड़ी। तो इसका संबंध जो है ना सत्रिया, है ना, ये सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है बोर गीत, ठीक है ना। और सत्रिय ये कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का, ठीक है ना, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि 19 का राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए। आइए 20 में करते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कोकली, कोलकली, छीका दसाई, कोली और धूमर, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो छीका दसाई होना चाहिए, यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा 2 होगा। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 20 सवाल को देखा, जिसका संबंध कला और संस्कृति से है। ये सभी प्रश्न CGL 2023 में पूछे जा चुके हैं, CGL के Tier 1 में। लेकिन अभी कुछ शेष प्रश्न आने बाकी हैं, इसे हम लोग वीडियो 2 में देखेंगे। आप इस चैनल से बने रहें। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।